गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संयुक्त प्रविष्टियों के बारे में प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 पर विशेष ध्यान देंगे। पंजी प्रविष्टियां अर्थात नकल बही या तो जर्नल से संबंधित ही प्रश्न है। नकल बही को या तो जर्नल को पंजी प्रविष्टियां भी कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 पर पहले ध्यान देते हैं। सबसे पहला व्यवहार है 1 फरवरी 2006 का। रमेश श्रीवास्तव ने 5 लाख रुपए रोकड़, 1 लाख रुपए का माल और 2 लाख रुपए की मशीन से व्यापार प्रारंभ किया। दूसरे नंबर पे दिया है उधार माल खरीदा शरद से, रजत से और भगत से। तीसरे नंबर का व्यवहार है उधार माल बेचा जॉर्ज को, अविनाश को और कलीम को। चौथे नंबर का व्यवहार है खर्चों का भुगतान किया, वेतन, स्टेशनरी, गाड़ी भाड़ा, ब्याज। और फरवरी 28 का लास्ट व्यवहार है राम और सोहन प्रत्येक से 10,000 रुपए नगद और 20,000 रुपए का माल उधार लिया। इंग्लिश में सेंटेंस आपको देना है क्योंकि थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। राम और सोहन प्रत्येक ने करके लिखा गया था, तो प्रत्येक से होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में दिया है परचेस फॉर्म राम एंड सोहन ईच ₹10,000 कैश एंड ₹20,000 वर्थ ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट करके दिया है। तो इस टाइप का ये व्यवहार है फरवरी 28 का। तो राम और सोहन प्रत्येक से आपने 10,000 रुपये नगद का माल खरीदा है और 20,000 रुपया उधार माल खरीदा है। तो इन व्यवहारों को पहले आपको जर्नल में लिखना है। तो सबसे पहला व्यवहार माल खरीद क्या बोलते पूंजी रोकड़ से, माल से और मशीन से आपने व्यापार प्रारंभ किया। तो रोकड़, माल, मशीन से व्यापार प्रारंभ किए, पहली प्रविष्टि। ये सभी प्रविष्टियां रमेश श्रीवास्तव की पुस्तकों में है क्योंकि पहले व्यवहार में व्यापारी का नाम दे दिया गया था और इसी कारण से ऊपर हेडिंग में आपको लिखना है रमेश श्रीवास्तव की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां अर्थात जर्नल। और तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि, ऐसे 5 कॉलम तैयार कर लेने हैं। अर्थात इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फेलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अभी उस एक कॉलम बनने के बाद सबसे पहला व्यवहार आपका रमेश श्रीवास्तव ने 5 लाख रुपया रोकड़, 1 लाख रुपए का माल, 2 लाख रुपए की मशीन से व्यापार प्रारंभ किया। तो तीनों भी वस्तुएं जो है संपत्तियां है वो व्यापार में आ चुकी है। संपत्तियां व्यापार में आती है मतलब कि वास्तविक खाता का नियम के अनुसार जो भी व्यापार में आ रहा है उसको डेबिट करना है। तो इसलिए रोकड़ खाता डेबिट हो चुका है, माल या स्कंध खाता डेबिट करेंगे और मशीन खाता भी डेबिट हो गया। जिस माल से आप व्यापार शुरू करते हो तो उस माल को माल शब्द ना लिखते हुए आपको स्कंध करके शब्द लिखना है। स्कंध को स्टॉक बोलते हैं या तो हिंदी में रहतिया करके भी शब्द आता है। तो ये तीनों वस्तुएं व्यापार में आ चुकी है इसलिए इनका खाता डेबिट हो गया है और देने वाला स्वयं व्यापारी है। उसके व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूंजी खाता क्रेडिट में आएगा। तो तीनों का योग पूंजी खाते में जाएगा। रोकड़ थी 5 लाख रुपए का, माल मतलब कि स्कंध 1 लाख रुपए का, मशीन डेबिट हो गई है 2 लाख रुपए, तीनों का योग हो गया है 8 लाख रुपए। और इस प्रकार से पहली प्रविष्टि हो गई है व्यापार प्रारंभ करने हेतु फरवरी 1 की। उसके बाद दूसरा व्यवहार जो था उधार माल खरीदा शरद से, रजत से और भगत से। माल अगर खरीदते हैं तो माल व्यापार में आता है इसलिए क्रय खाता डेबिट होता है। क्रय खाता डेबिट हो जाएगा और जिन जिन व्यक्तियों से आपने माल खरीदा है वह व्यक्ति आपको उधार माल बेचने वाले हो गए हैं इसलिए माल वो देने वाले हो गए हैं। इसलिए शरद, रजत और भगत इन तीनों को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा और प्रविष्टि होगी क्रय खाता डेबिट शरद से, रजत से और भगत से। और अमाउंट लिखेंगे शरद के सामने आपने शरद से जितने रुपए का माल खरीदा था उतनी अमाउंट शरद के सामने लिखी जाएगी। रजत से आपने जितने रुपए का माल खरीदा था उतनी ही अमाउंट रजत के सामने लिखी जाएगी क्रेडिट पक्ष में। और भगत से जितने रुपए का माल खरीदा था उतनी ही रकम भगत के सामने क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी और इन तीनों का योग क्रय खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। इस प्रकार से ये फरवरी 2 की प्रविष्टि हो गई माल उधार खरीदने हेतु। तो माल एक ही तिथि को अगर उधार खरीदा है तो ये प्रविष्टि आपकी कंबाइन प्रविष्टि या तो कंपाउंड एंट्री, मिश्रित प्रविष्टि, संयुक्त प्रविष्टि ऐसे इसे बोला जाता है। तो फिर उसके बाद फरवरी 2 की प्रविष्टि हो गई। फरवरी 5 की जो प्रविष्टि आपने माल बेचा है और यह माल उधार बेचा है। तो माल बेचा है जॉर्ज को माल बेचा, अविनाश को माल बेचा, कलीम को माल बेचा। इस प्रकार का व्यवहार दिया गया था फरवरी 5 का।
तो ये जो जिनको भी आपने माल उधार बेचा है वह व्यक्ति सभी पाने वाले हो चुके हैं और इसीलिए उन पाने वाले व्यक्तियों का खाता व्यक्तिगत खाते के नियम के अनुसार डेबिट किया जाएगा। जॉर्ज डेबिट, अविनाश डेबिट, कलीम डेबिट हो गया है और आपने माल बेचा है इसलिए माल आपके व्यापार से जाएगा, जो वस्तु व्यापार से जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे और इसीलिए 5 फरवरी की एंट्री हो गई है जॉर्ज डेबिट, अविनाश डेबिट, कलीम डेबिट। अमाउंट है जॉर्ज के सामने 10,000, अविनाश के सामने 15,000, कलीम के सामने 35,000। तीनों अमाउंट डेबिट कॉलम में है और विक्रय खाते के सामने क्रेडिट पक्ष में इनका योग है, अर्थात कुल माल आपने बेचा है 60,000 रुपए का 5 फरवरी को। तो इस प्रकार से ये माल उधार बेचने हेतु प्रविष्टि आपने फरवरी 5 की कर ली है। फिर 18 फरवरी का व्यवहार दिया था, आपने व्यय चुकाए हैं और व्यय चुका खर्चों का भुगतान किया करके बोला गया है। तो खर्चों का भुगतान किया, खर्च में है वेतन है, स्टेशनरी है, गाड़ी भाड़ा और ब्याज है, इन खर्चों का आपने भुगतान किया है। तो जो भी खर्च आप भुगतान करते हैं व्यय चुकाते हो तो उसको हमें डेबिट में लिखना पड़ता है क्योंकि नाममात्र खाते का नियम है व्यय को डेबिट करना है और इसलिए वेतन खाता डेबिट, स्टेशनरी खाता डेबिट, गाड़ी भाड़ा खाता डेबिट, ब्याज खाता डेबिट, रोकड़ खाते से, अर्थात सभी व्यय चुकाते समय आपके व्यापार से रोकड़ जाएगी। इसलिए वास्तविक खाते के नियम के अनुसार रोकड़ जा रही है व्यापार से, इसलिए क्रेडिट पक्ष में रोकड़ दिखानी है। तो वेतन आपने चुकाया है 700 रुपया, इसलिए वेतन खाते के डेबिट कॉलम में 700 रुपया। स्टेशनरी खाता डेबिट हो गया 800 रुपये से, गाड़ी भाड़ा खाता डेबिट हो जाएगा 900 रुपये से, ब्याज खाता डेबिट हो गया है 1000 और इन सभी का योग रोकड़ खाते के क्रेडिट पक्ष में 3,400 रुपया। तो इस प्रकार से 18 फरवरी की प्रविष्टि व्यय चुकाने हेतु हो जाएगी। सभी व्ययों को डेबिट किया जाएगा और व्यय चुकाते समय रोकड़ आपके व्यापार से जाएगी। तो इस प्रकार से 18 फरवरी का व्यवहार हो गया। अभी एक पेज में इतने ही 4 व्यवहार आ चुके हैं और पहले भी आपको बता दिया गया था कि जितने भी व्यवहार एक पेज में आते हैं तो उन व्यवहारों का आपको क्या करना पड़ता है, योग करना पड़ता है और इन योग को आपको योग लेगा करके लिखना पड़ता है और योग लेगा मतलब कि टोटल कैरिड डाउन करके इसके बोला जाता है, अर्थात अगले पेज में यह जो योग है ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है और इसीलिए यहाँ पे जो भी 4 व्यवहारों का योग जो है वह 9,93,400 रुपया है और फिर पेज आगे का पलट देंगे हम लोग। तो अगले पेज में प्रश्न आगे बढ़ेगा। एक व्यवहार और भी बचा था और एक व्यवहार जो बचा है उसके लिए अभी ये योग लेगा करके पहले आपने लिखा था और योग लेगा अगले पेज को शुरू करते समय आपको लिखना है योग लाग और योग लाग में जो भी 9,93,400 रुपया जो पहले था उसे पहले आप लिखेंगे और फिर नेक्स्ट व्यवहार शुरू करेंगे। तो इस टाइप का ये योग लेगा योग लागा करके शब्द आपको लिखना है। योग लेगा का मतलब है टोटल कैरिड डाउन, अर्थात अगले पेज में योग ट्रांसफर हो चुका है, स्थानांतरित हो गया है और योग लागा मतलब कि पिछले पेज का योग यहाँ पे स्थानांतरित हो चुका है। लागा मतलब कि लाया गया, जिसको इंग्लिश में ब्रॉट डाउन करके बोलते हैं। तो ये यहाँ तक हमने लिख लिया। अभी फरवरी 28 का व्यवहार है। फरवरी 28 को बोला गया था राम और सोहन प्रत्येक से आपने 10,000 रुपये नगद और 20,000 रुपये का माल उधार खरीदा है। तो आपने दोनों व्यक्तियों से माल नगद एवं उधार खरीदा है। तो माल खरीदते समय व्यापार में माल आता है इसलिए क्रय खाता डेबिट होगा, क्रय खाता डेबिट हो जाएगा और साथ में आपने राम से और सोहन से उधार माल खरीदा है, इसलिए व्यक्ति से उधार माल खरीदते हैं तो व्यक्ति का नाम प्रभावित होता है। व्यक्ति के जो भी उधार है रकम तो 20,000 रुपये का माल आपने उधार खरीदा है, इसलिए राम से करके क्रेडिट में 20,000, सोहन से करके भी आपको क्रेडिट में 20,000 लिखना है और साथ में आपने इन दोनों व्यक्तियों से नगद भी माल खरीदा है। 10,000 रुपये आपने इनसे नगद भी माल खरीदा है, इसलिए माल नगद खरीदते हैं तो क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से होता है। यहाँ पे कंबाइन प्रविष्टि हम कर रहे हैं, संयुक्त प्रविष्टि कर रहे हैं, इसलिए नगद एवं उधार दोनों भी एक साथ है। तो क्रय खाता डेबिट राम से, सोहन से और रोकड़ खाते से करके भी लिखना पड़ेगा और रोकड़ खाते में दोनों व्यक्तियों से आपने दोनों व्यक्तियों को जो भी रकम आपने चुकाई थी वह रकम यहाँ पे लिखेंगे। 10,000 दोनों से आपने नगद माल खरीदा था, इसलिए रोकड़ खाते के सामने भी टोटल आएगा 20,000 रुपया और इस प्रकार से राम से क्रेडिट में हो गया 20,000, सोहन से में क्रेडिट में आ गया 20,000, रोकड़ खाते से के क्रेडिट में भी आ चुका है 20,000 और क्रय खाते के डेबिट में आ जाएगा 60,000 रुपया। तो इस प्रकार का ये आपने माल उधार एवं नगद खरीदने के लिए प्रविष्टि आपको करनी है और फिर उसके बाद ये प्रश्न 4 प्रविष्टि वाला प्रश्न कंप्लीट हो गया, 5 प्रविष्टि वाला प्रश्न और टोटल आएगी 9,93,400 प्लस
टोटल हो गया 60,000। तो ये योग कितना हो जाएगा 10,53,400 रुपया जर्नल का योग। तो इस प्रकार से ये 9वां प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आगे प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 में अगर हम ध्यान देते हैं तो प्रश्न 10 में दिया है निम्न लेन देनों का जर्नल में लिखिए। यहाँ पे भी ये संयुक्त प्रविष्टियों वाला ही प्रश्न है, पर यहाँ पे तिथि नहीं दी है, डायरेक्ट व्यवहार का क्रमांक दिया है और व्यवहार के क्रमांक के अनुसार ही आपको 4 प्रविष्टियां यहाँ पे करके दिखानी है। पहला व्यवहार है नगद भुगतान किया, किराया दिया, वेतन दिया, मजदूरी चुकाई। दूसरा व्यवहार है संपत्तियों का क्रय किया, मशीन खरीदी, भवन खरीदा, फर्नीचर खरीदा। तीसरे व्यवहार में नगद प्राप्त किया है, लाभांश, ब्याज, कमीशन। और चौथे व्यवहार में आपने सामग्री खरीदी है, लेखन सामग्री एवं कंप्यूटर। तो इन व्यवहारों के लिए आपको प्रविष्टियां भी करना है। जर्नल के कॉलम वही है, टोटल 5 कॉलम्स आपको बनाने हैं। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फेल्यूर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। पहले व्यवहार में आपने नगद भुगतान किया था, वेतन दिया, किराया दिया और मजदूरी दी। तो जो भी भुगतान करते हो भुगतानों को ही व्यय या तो खर्च करके बोलते हैं, सभी व्ययों का या तो सभी खर्चों का खाता डेबिट किया जाता है नाम मात्र खाते के नियम के अनुसार। और इसीलिए यहाँ पे किराया खाता डेबिट, वेतन खाता डेबिट, मजदूरी खाता डेबिट, रोकड़ खाते से करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि खर्च चुकाओगे तो रोकड़ आपके व्यापार से जाएगी और जो जाता है उसको क्रेडिट करना है, यह वास्तविक खाते का नियम है। और इसलिए किराया खाते के डेबिट में 5,000, वेतन खाते के डेबिट में 10,000, मजदूरी खाते के डेबिट में 5,000 और रोकड़ खाते में इसका योग आएगा क्रेडिट में 20,000 रुपया और स्पष्टीकरण रहेगा व्यय चुकाने हेतु। ये पहला व्यवहार हो गया। दूसरे व्यवहार में दिया है संपत्तियों का क्रय किया है, आपने मशीन खरीदी है, भवन खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। अभी संपत्तियां खरीदते हैं, संपत्तियां खरीदोगे तो संपत्तियों के खाते को डेबिट किया जाता है। तो एक ही तिथि को आपने सभी तीनों संपत्तियां खरीदी है, इसलिए कंबाइन प्रविष्टि या संयुक्त मिश्रित प्रविष्टि करते समय मशीन खाता डेबिट, फर्नीचर खाता डेबिट, भवन खाता डेबिट, ये सभी तीनों संपत्तियां डेबिट में आएगी और संपत्तियां खरीदोगे तो रोकड़ जाएगी और इसलिए रोकड़ खाते से। मशीन के सामने 5,000, भवन के सामने 10,000, फर्नीचर के सामने 5,000, ये डेबिट कॉलम में अमाउंट आ गई है और रोकड़ आपकी गई है, टोटल हो गई रोकड़ 20,000 रुपए। 3 संपत्तियां खरीदते समय आपके द्वारा रोकड़ आपके व्यापार से गई है 20,000 रुपया। तो यह दूसरे नंबर की प्रविष्टि हो गई संपत्ति खरीदने हेतु। फिर उसके बाद तीसरा व्यवहार दिया हुआ है। तीसरे व्यवहार में बताया गया है कि नगद प्राप्त किया। नगद प्राप्त किया मतलब कि यहाँ पे आय प्राप्त हो चुकी है और आय प्राप्त होती है मतलब कि रोकड़ आपके पास आती है। रोकड़ आएगी मतलब कि रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ व्यापार में आती है तो डेबिट करना, यही वास्तविक खाते का नियम है और इसलिए रोकड़ खाता डेबिट होगा। और किन किन साधनों से रोकड़ आपको मिली है उसमें दिया है, लाभांश है, ब्याज है और कमीशन है। तो लाभांश खाते से, ब्याज खाते से, कमीशन खाते से करके क्रेडिट पक्ष में लिखना पड़ेगा, क्योंकि नाम मात्र खाते में ये प्राप्तियां शामिल होती है और नाम मात्र खाते का नियम है यदि प्राप्तियां होती है मतलब कि आय या तो क्या बोलते हैं उसको, इनकम होता है, तो उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट पक्ष में लिखना है। ठीक है, आय या तो लाभ होता है तो क्रेडिट पक्ष में दिखाना है। यह नाम मात्र खाते का या तो अवास्तविक खाते का नियम है और इसीलिए यहाँ पे लाभांश, ब्याज, कमीशन ये आय है हमारी, इसलिए आय को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया, इनकम सही है हमारे। और इसलिए आय प्राप्त करने के लिए आपको रोकड़ मिल चुकी है, रोकड़ खाता डेबिट हो गया और तीनों आय के खाते से करके लिखा है। टोटल बराबर देख लेना है, टोटल कुल आ चुके हैं हमारे पास 500 रुपया और ये जो किन किन मदों के आय से थी, लाभांश से 200 रुपया थी, ब्याज से 200 रुपया थी और कमीशन से 100 रुपया थी। ये आय प्राप्त होने की प्रविष्टि हो गई। तो इस प्रकार से अभी इस पेज में हमें 3 ही व्यवहार हमने लिखे हैं। तो योग लेगा करके 40,500 रुपया है, इसी को टोटल कैरी डाउन करके लिखते हैं। टोटल कैरी डाउन का वही जो शॉर्ट फॉर्म वहां पे दिख रहा है, किस प्रकार से लिखना है वो समझ लेना आप लोग। टोटल C/D करके लिखा गया है। और फिर अगले पेज में एक प्रविष्टि का उल्लेख है। तो नेक्स्ट प्रविष्टि एक व्यवहार जो है, कार्यालय उपयोग हेतु सामग्री खरीदी, लेखन सामग्री एवं कंप्यूटर। तो उसे लिखने के पहले आपको टोटल ड्रॉप डाउन करके लिखना पड़ेगा अगले पेज में योग लागा करके, और फिर जो भी टोटल पिछले पेज की थी वो पहले आपको दिखानी पड़ेगी और फिर नया व्यवहार क्या था उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपने सामग्रियां खरीदी, लेखन सामग्री खरीदी और कंप्यूटर भी खरीदा करके बोला गया है। तो लेखन सामग्री
वैसे तो व्यय है, व्यय का खाता डेबिट होता है। कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर संपत्ति है, संपत्ति का खाता डेबिट किया जाता है क्योंकि ये व्यापार में दोनों भी चीजें आ चुकी है। और रोकड़ इस समय जाएगी आपके पास से, रोकड़ खाते से करके लिखना पड़ेगा। और इसी टाइप से अभी लेखन सामग्री 200 रुपए की थी, इसलिए लेखन सामग्री के सामने 200 रुपए लिखना पड़ा। कंप्यूटर का मूल्य दिखाया गया था 5000 रुपए, इसलिए कंप्यूटर खाते के डेबिट कॉलम में आपने 5000 रुपए लिखे। और दोनों कुल मिला के दोनों के लिए रोकड़ गई है आपसे 5200 रुपया, रोकड़ के सामने 5200 रुपए लिखने पड़े। और इस प्रकार से सामग्री खरीदने के लिए प्रविष्टि हो चुकी है। लेखन सामग्री खाता डेबिट, कंप्यूटर खाता डेबिट, रोकड़ खाते से, और अमाउंट क्लियर हो चुकी होगी सामग्री खरीदने हेतु प्रविष्टि। और फिर जर्नल का योग करेंगे, 45,700 रुपया दोनों पक्षों का योग है। इस प्रकार का ये प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। आपको जर्नल के नियम ठीक ढंग से याद करने हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है, वास्तविक खाते का नियम क्या है, और अवास्तविक या तो नाम मात्र खाते का नियम क्या है। इनको जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक जर्नल आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये नियम याद करना है। और साथ में कौन कौन से खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, कौन से खाते वास्तविक खाते में शामिल होते हैं, और कौन कौन से खाते अवास्तविक या तो नाम मात्र खाते कहे जाते हैं, उन पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ के रख देना है ताकि जर्नल समझने में आसानी हो जाए।